हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा, आपके अपने चैनल मेड माइंड की ओर से। आई होप आप सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी ये हमारी थर्ड क्लास है ईसीजी पर। ईसीजी पार्ट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ पहले ईसीजी पार्ट 1 और 2 को पहले देखिएगा, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है। और हम ईसीजी पार्ट 1 में हम नॉर्मल ईसीजी के बारे में डील कर चुके हैं कि वो नॉर्मल ईसीजी वेव से वो कैसे बनती हैं। और ईसीजी पार्ट 2 की क्लास है उसमें हमने ईसीजी लीड्स को लेकर डिस्कस किया था। आज जो हमारी क्लास है ईसीजी पार्ट 3, जो कि हमारी लास्ट क्लास है ईसीजी पर, उसमें हम नॉर्मल जो ईसीजी वेव्स हैं उनकी ड्यूरेशन, उनकी एम्पलीट्यूड, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम इसको डील करेंगे। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी ईसीजी पर। ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ हमारे चैनल पर जो इस क्लास को लाइव अटेंड करेंगे उनको उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है हमारी कैट गोली, ये हमारी क्लास को लाइव अटेंड करेंगे। और जो अभी इसको चैनल पर देख रहे हैं, जो हमारे वर्चुअल स्टूडेंट हैं, you will definitely miss it. Okay, let's start our class. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी जो नॉर्मल ईसीजी है वो किससे मिलकर बनी होगी। जब भी हम ईसीजी का नाम लेते हैं तो हम 2 या 4 वर्ड्स बोलते हैं, या तो वो वेव्स होगी या वो कॉम्प्लेक्स होगा। लाइक वेव्स लाइक पी वेव, क्यू वेव, आर एस। क्यूआरएस एक कॉम्प्लेक्स हो गया, पी वेव, टी वेव, ये वेव्स हो गई। कॉम्प्लेक्स में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इंटरवल्स में लाइक पी आर इंटरवल, ठीक है, क्यू टी इंटरवल। और सेगमेंट में लाइक एस टी सेगमेंट। तो हम जब भी ईसीजी की बात करेंगे हमारे सामने यही 3-4 नाम आएंगे, वेव्स, कॉम्प्लेक्स, इंटरवल और सेगमेंट्स, क्योंकि हमारी ईसीजी बनी ही इनसे होती है। ठीक है। अब जो वेव्स ऑफ ईसीजी हैं, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जो हम ये पी के और एस टी, ये जो वेव बनाते हैं ईसीजी की, जिसको रेफरेंस मान के हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, तो वो है हम लिम्ब लीड जो सेकंड है ना, उसके थ्रू जो रिकॉर्ड होती है ना, हम उसको रेफरेंस लेकर चलते हैं। तो वो क्या है, वो टिपिकल वेव्स हैं। वो जो वेव्स बनाती है लिम्ब लीड सेकंड वाली, वो टिपिकल वेव है। ठीक है। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा पीछे का एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ताकि हम आज की क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, ताकि जो बच्चा अगर सपोज़ इसी क्लास से स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये जैसे कि हम पहले क्लास में डील कर चुके हैं कार्डियक वेक्टर। हमारी जो फर्स्ट क्लास थी ईसीजी पार्ट 1, उसमें हम ये डील कर चुके हैं कार्डियक वेक्टर कैसे होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दे रही हूँ उसका, ताकि हम अपनी आज की क्लास को ईजिली स्मूथली कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि आपको, अगर आप इस जो स्टूडेंट जिन्होंने वो क्लास 10 की है वो इस डायग्राम से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मैंने उस क्लास में भी आपको ये डायग्राम दिखाया था। देखो, ये जो वेक्टर है मैंने इनको नंबरिंग दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ है कि कार्डियक एक्टिविटी किस सीरीज़ में चल रही है। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। जब ऐसे नोड से जो करंट है, यानी जो इम्पल्स है, वो कहाँ नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, यानी पूरे एट्रियल में जब उसको वो कर रही है, डीपोलराइज कर रही है, तो क्या होगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन। देन ये सेकंड क्या था, एवी कंडक्शन। एट्रियल डिपोलराइजेशन कौन सी वेव बनाता है, पी वेव बनाता है। कौन सी वेव बनाता है, पी वेव बनाता है। लेकिन जो एवी कंडक्शन है उसके थ्रू कोई भी, क्योंकि वो इतनी स्मॉल अमाउंट में होता है कि उसको गैल्वेनोमीटर असेस ही नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से क्या कोई भी वेव नहीं बनती, एक आइसोइलेक्ट्रिक वेव बनती है। ठीक है। फिर थर्ड आता है, मैंने कहा था इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है उसका डिपोलराइजेशन, उसका एंगल क्या बनेगा। यहाँ तो पॉजिटिव करंट पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, तो क्या हुआ, इसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आई थी। एंड यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव करंट तो पॉजिटिव है, लेकिन जा किसकी तरफ रहा है, उधर की साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। अगर आपको ये अब समझ नहीं आ रहा है, यहाँ अगर मैं बता रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप पहले इसके पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बनेगा। तो इससे बनी कौन सी वेव, क्यू वेव। ठीक है। फिर यहाँ जो मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, ये बहुत ही कैसे होता है, ये स्ट्रोंगेस्ट वेव बनती है इसकी, क्या होती है, स्ट्रोंगेस्ट। ठीक है। तो इससे क्या बना, पॉजिटिव करंट पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा तो स्ट्रोंगेस्ट वेक्टर बनेगा। तो इससे जो बनने वाली वेव होगी वो होगी आर वेव। ठीक है। फिर मैंने कहा ये किसको डिपोलराइज करा है, फिर करा है बेसल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल के बेसल पार्ट को करेगा। पॉजिटिव करंट है, जहाँ नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन में रहा है वेक्टर इसका, तो क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव वेव बनेगी। तो जो एस होगी वो कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है, यानी इन्वर्टेड वेव बनेगी।
फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा वेंट्रिकल क्या हो गया, डीपोलराइज हो चुका है, ठीक है। तो यानी प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से जो वेव बनेगी, यानी हार्ट कार्डियक के अंदर कोई भी क्या इम्पल्स नहीं हो रही, तो कोई भी वेक्टर भी नहीं बनेगा, तो जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी, बिल्कुल आइसोइलेक्ट्रिक, यानी सीधी डायरेक्शन में वेव बनेगी, कोई भी मतलब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वेव नहीं बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, अपना जो हार्ट है उसका क्या स्टार्ट होना है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब रीपोलराइजेशन के लिए नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है, तो क्या होगा, उससे भी जो बनने वाली वो होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अगर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। तो ये मैं एक बार अब इसको समझ लेते हैं यहाँ से। अब ये देखो, ये देखिए मैंने क्या कहा, मैंने बताया पी वेव किससे बनी, एक्ट्रियल डीपोलराइजेशन से बनने वाली वेव क्या बनती है, पी वेव बनती है। देन उसके बाद एवी कंडक्शन, यहाँ क्या है, एवी कंडक्शन के थ्रू, ये वो वाला टाइम है जब वो करंट एवी कंडक्शन में आया हुआ था, ठीक है, एवी नोड से जा रहा था, एवी नोड से जाएगा तो कोई भी करंट असेस नहीं होगा। फिर ये जो क्यू वेव बनी किससे बनी थी, मैंने अभी अभी बताया था, क्यू वेव तब बनेगी जब वो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है, तो पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो स्लाइटली डिफ्लेक्शन नेगेटिव की तरफ। आर वेव जब वो मेजर वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, स्ट्रोंगेस्ट करंट, ठीक है ना। फिर एस वेव कैसे बनती है, एस वेव जब बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है तो उससे बनने वाली वेव क्या होगी, एस वेव होगी। फिर उसके बाद ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है, कि पूरा हार्ट क्या हो गया है, डीपोलराइज हो चुका है, ठीक है, कोई भी करंट उसके अंदर है नहीं। टी वेव किससे बनती है, पॉजिटिव वेव बनी हुई है तब जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रहा है। तो ये है हमारी ईसीजी की वेव्स, ठीक है, वेव्स ऑफ नॉर्मल ईसीजी। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ है। देखो इनसे तो आपको वाकिफ होंगे, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्यू वेव अलग से, आर वेव, एस वेव, लेकिन ये पूरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये हो गई अपनी टी वेव। लेकिन अब जो इनसे अलग हमें जो इंट्रोड्यूस करवानी है वो क्या है, इंटरवल्स हैं और क्या है, सेगमेंट है। हमारे दो इंटरवल्स और एक सेगमेंट और ऐड होता है, एक होता है पी आर इंटरवल्स, एक होता है क्यूटी इंटरवल्स और एक होता है एसटी सेगमेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं पी आर इंटरवल क्या होगा। जो पी आर इंटरवल होगा ना, वो कैसे बनेगा, ये होगा ऑनसेट ऑफ पी वेव से लेकर, यानी पी वेव जहाँ स्टार्ट होती है से ऑनसेट ऑफ क्यू वेव तक, क्या होगा, पी वेव के ऑनसेट से लेकर क्यू वेव के ऑनसेट तक, पी से लेकर क्यू तक की जो भी वेव बनेगी ना के बीच का जो वो होगा ड्यूरेशन, वो क्या होगा, पी आर इंटरवल होगा, क्या होगा, पी आर इंटरवल होगा। इतना समझ में आया। फिर मैं बताती हूँ एस टी सेगमेंट क्या होता है। एस टी सेगमेंट क्या होगा, एंड ऑफ, क्या है, एंड ऑफ एस वेव से लेकर एंड ऑफ ऑनसेट ऑफ टी वेव तक। यानी ये देखो यहाँ पे एस वेव एंड हो रही है, ठीक है, और टी वेव यहाँ स्टार्ट हो रही है, उसके बीच के इंटरवल को, उसके बीच के उसको क्या बोलेंगे, एस टी सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो क्यू टी इंटरवल होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग यानी ऑनसेट ऑफ क्यू से लेकर एंड ऑफ टी वेव तक, यानी टी वेव जहाँ एंड होगी उसको बोलेंगे क्यूटी इंटरवल, ठीक है। तीन चीज़ें ही हमने ऐड की है, पी आर इंटरवल, एस टी सेगमेंट और क्यूटी इंटरवल। इतना समझ में आया। क्यूटी में ऑनसेट से लेकर एंड ऑफ टी वेव, एस में एंड ऑफ एस से लेकर स्टार्टिंग यानी ऑनसेट ऑफ टी वेव, और पी आर इंटरवल में क्या होगा, पी आर इंटरवल में क्यू तक लेंगे हम। देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना कि हमने बोल तो पी आर इंटरवल रहे हैं, लेकिन ले हम क्या रहे हैं, पी वेव की स्टार्टिंग से लेकर क्यू वेव के ऑनसेट, यानी दोनों के ऑनसेट से ले रहे हैं। तो इसमें पजल नहीं हो ना, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई, तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि वेव हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये वाली चीज़। हमें जो आज का मेन जो हमारा गोल है पढ़ने का, वो क्या होगा, इनके ड्यूरेशन, इनके एम्पलीट्यूड, हमें ये पढ़ना। मैंने आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड बताया था, उसमें मैंने आपको इनके ड्यूरेशंस वगैरह इनके बारे में बताया था, हम उसी को ही आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पी वेव, क्यू आर एस, इन सबको हमें क्या याद करना है, इनके ड्यूरेशन याद करने हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सभी एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, हाँ। ये देखिए, ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो ईसीजी पार्ट 2 में भी हम देख चुके हैं। जब मैंने आपको टॉपिक बताया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, तब हमने इस टॉपिक को देखा था, इस डायग्राम को देखा था, सॉरी। अब देखो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि चीज़ें समझ सकें। ये देखो मैंने कहा था ये ईसीजी पेपर के अंदर के एक छोटा सा पोर्शन दिखा रही है, पूरी ईसीजी पेपर में ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि ये क्या है, ये एक पूरा लार्ज बॉक्स है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये क्या, एक पूरा लार्ज बॉक्स है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, ये स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं। जब
5 स्मॉल मतलब 5 स्मॉल बॉक्स जब मिलेंगे ना ऐसे, इस हिसाब से तो 25 हो गई है ये, लेकिन 5 स्मॉल बॉक्स अगर एक यानी एक्स एक्सिस पे मिलेंगे तो क्या एक लार्ज बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, एक लार्ज बॉक्स। तो ये पूरा एक लार्ज बॉक्स है, ये एक स्मॉल बॉक्स है, छोटे छोटे क्या है, स्मॉल बॉक्स है। और मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, वो क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम वोल्टेज डिनोट करते हैं। और सबसे खास बात, मैंने आपको एक स्मॉल बॉक्स का बताया था। अब एक मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अब जो हम ड्यूरेशंस वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे ना, हम एक स्मॉल बॉक्स को कंसीडर करके पढ़ेंगे, ठीक है, किसको, एक स्मॉल बॉक्स है। तो जैसे ही मान लो मैंने एक स्मॉल बॉक्स की बात की, हमें एक स्मॉल बॉक्स के बारे में पता है, तो उसके बाद अगर 10 मान लो, हमें तो सिर्फ एक का पता है, हमें सिर्फ एक की वोल्टेज पता रखनी है और एक का क्या बोलते हैं, टाइम पता करना है। हमें पता है एक का वोल्टेज कितना होता है, एक बॉक्स की वोल्टेज 0.1 मिली वोल्ट होती है और उसका ड्यूरेशन होता है 0.04, ठीक है, इतना बात हमें पता है। तो अगर हमारे पास ये भी आ जाए ना कि 10 बॉक्स है तो मल्टीप्लाई कर दो ना, ये सबसे सिंपल यूनिट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि एक कितनी है तो अगर 10 की पता करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही हाइट में अगर 10 तक जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 13 जितना भी है, जस्ट मल्टीप्लाई इट, ठीक है। तो ये सबसे ईजी रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी जब आप इस तरीके से चलोगे तो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि हम सिर्फ इस पूरी जो अब हम क्लास लेंगे ना, उसमें हम सिर्फ इस बॉक्स की मेजरमेंट को रेफरेंस लेकर चलेंगे कि एक जो बॉक्स है उसका टाइम तो 0.04 सेकेंड। अब मेरी बात याद रखो, ये अब अपने बिल्कुल कुछ और चीज़ याद हो ना हो, लेकिन ये टाइम ज़रूर याद कर लेना कि एक्स एक्सिस पर जो टाइम है उसका क्या होता है, एक बॉक्स का वो होगा 0.04 सेकेंड, और जो उसकी वोल्टेज होगी वो होगी 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है, 0.1 मिली वोल्ट। ये एम्पलीट्यूड भी है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर की तरफ जो जा रहा है हम क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। जो इस साइड में वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और ये इस साइड क्या दिखा रहे हैं, ड्यूरेशन दिखा रहे हैं। मान लो अगर कोई वेव बनती है, सपोज मैं यहाँ कोई वेव बनाती हूँ, लाइक यहाँ मैंने कोई वेव बनाई, तो वो उसके कितनी दूर तक गई, ड्यूरेशन, कितनी हाइट पे गई, एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक बॉक्सेस, अच्छा हाँ, अब मैं एक बात बता देती हूँ कि वैसे इस टॉपिक को पढ़ने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ वो एक लिस्ट बता दूँ कि पी वेव की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, क्यों एम्पलीट्यूड कितना है वो है, ठीक है। और दूसरा तरीका वो है जो मैं अभी आपको बताऊँगी, मैं एक एक बॉक्स से आपको जो बताने वाली हूँ। लेकिन जो हम बॉक्स से करने वाला है ना, उसका फ़ायदा ये है, बॉक्स को ध्यान में रखें, हम बॉक्स काउंट करेंगे, हम किसी का भी टाइम नहीं याद रखेंगे। क्योंकि देखो मैंने बताया, एक तो बेनिफिट ये है, ये जो बॉक्स वाला सिस्टम हम याद करने वाला कर रहे हैं, इसका बेनिफिट ये है कि जब आपके हाथ में ईसीजी पेपर होता है ना, तो आपको ये बेनिफिट रहेगा, सपोज पी वेव है, पी वेव नॉर्मल जो है ना एक स्मॉल बॉक्स में आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज वो 2 या 3 4 उसने बॉक्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, किसने, पी वेव ने, तो इट मीन्स हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, पेशेंट ब्रेडिकार्डिया। देखो वैसे तो बहुत सारी कंडीशन होती है कि जब अगर वो वाइड हो जाए, फ्लैट हो जाए, लेकिन एक जेन्युइन थॉट के मतलब एक जेन्युइन बात बता रही हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटीज़ हमने पढ़ी भी नहीं है, तो मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी। लेकिन हमें क्या यानी पेशेंट क्या ब्रेडिकार्डिया यानी स्पेस टाइम ज़्यादा ले रही है, ठीक है। तो हमारे पास ईसीजी पेपर सामने होता तो हमारे लिए ईजी रहेगा कि हम बॉक्स से याद करें, क्योंकि बाद में तो हमने 3 बॉक्स करे तो 3 की अगर टाइम के लिए करें तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आप वोल्टेज मतलब एम्पलीट्यूड की बात करें तो 0.1 से कर लेना, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तरीका थोड़ा इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है, इसलिए हम इस तरीके से जाएंगे। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो मैं इन वीडियो के लास्ट में एक पूरा पेपर शीट है जिसमें सब चीज़ें एक ही शीट में मेंशन है, आप वहाँ से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि जो हम कंसीडर करेंगे वो यहाँ पे होगा स्मॉल बॉक्स, और वो जो एक स्मॉल बॉक्स होगा उसकी ड्यूरेशन होगी और एक एम्पलीट्यूड होगा। वो जो बॉक्स है उसके ड्यूरेशन के लिए हम डी, ये कोई स्टैंडर्डाइज वो नहीं है, हमने सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा कर रहा है अगर हम ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड बार बार लिखते हैं, तो इसलिए डी एंड ए इंडिकेट है ड्यूरेशन एंड एम्पलीट्यूड। तो जो एक बॉक्स है उसकी ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड होगी और एम्पलीट्यूड होगा 0.1 मिली वोल्ट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आई थिंक बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा ये डायग्राम, क्योंकि मैंने इसको बनाए ऐसे है। तो देखिए ये है एक ईसीजी वेव जिसमें मैंने आपको सारे के सारे क्या है, इनके ड्यूरेशन एम्पलीट्यूड सब कुछ मेंशन है।
लेकिन यहाँ मैंने कोई भी तुम्हें टाइम या मिली वोल्ट में कुछ, सेकंड या मिली वोल्ट में कुछ नहीं होगा, सब कुछ को मैंने बॉक्स में इंडिकेट कर रखा है कि इस सेगमेंट ने या पी इस वेव ने इतना बॉक्स कवर किए हैं ईसीजी के पेपर पे, स्मॉल बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, ये स्मॉल वाले बॉक्स हैं, ठीक है। 2.5 बॉक्स मतलब 2.5 बॉक्स क्या है, स्मॉल बॉक्स ऑक्यूपाई के रखे हैं। एम्पलीट्यूड में भी 1 बॉक्स का रखा है, ये इस टाइप में है। मैंने जो सारा का सारा किया वो बॉक्स के हिसाब से किया है। बाद में कैलकुलेटिव हम बाद में करेंगे, मैं बता दूंगी इसको कितना इजीली हम कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारी, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं पी वेव क्योरस। ये अभी शायद आपको एक खिचड़ी लग रही होगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी खिचड़ी कहना बहुत ही इस डायग्राम की इंसल्ट होगी क्योंकि मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाया है। लेकिन हाँ, इसको समझने के लिए ये कह सकते हैं कि जब तक हमें कोई चीज़ समझ नहीं आए तब तक हमारे लिए वो एक खिचड़ी ही है, ठीक है। तो अब हमें इस डायग्राम को पहली बात बनाना भी आप सीख जाओगे, इसको याद भी ईजिली हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, हर चीज़ को अलग करना है। कैसे अलग करना है, देखो अब इस डायग्राम में वेव्स भी दिख रही हैं आपको, सेगमेंट्स भी दिख रहे हैं और इंटरवल भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले हम वेव्स को पढ़ लेंगे। क्या हम पहले वेव्स निकाल लेंगे, लाइक पी वेव, क्योरस कॉम्प्लेक्स की भी वेव्स ही हैं तो हम इनको भी ले लेंगे, और टी वेव। इन सबसे पहले एक बात याद रखना, जो ये वेव्स है ना, लाइक ये है क्योरस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव है, इनकी हमें पढ़नी पड़ेगी ड्यूरेशन भी और एम्पलीट्यूड भी। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर भी तो जा रही हैं और साथ में आगे भी बढ़ रही हैं, तो ड्यूरेशन भी होगी और हाइट में भी जा रही है तो एम्पलीट्यूड भी होगा। ऐसे क्योरस जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे भी गया है और लेकिन इसकी मतलब क्या है, ये डिफ्लेक्शन भी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमें इसका एम्पलीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे ही टी वेव, तो पहले हम वो पढ़ लेंगे जिनके हमें क्या क्या पढ़ना है, ड्यूरेशन भी पढ़ना है और एम्पलीट्यूड भी पढ़ना है, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम क्या पढ़ सकते हैं, हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इंटरवल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। इंटरवल के हमेशा क्या होता है, उनका सिर्फ ड्यूरेशन होता है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कोई ऊपर गई है नहीं, है ना सीधी सीधी जा रही है, नहीं ये टाइम ड्यूरेशन में चल रही है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। यहाँ तो वाई भी है और एक्स एक्सिस दोनों मूव किए, तो हमें दोनों की पता करना होगा, ड्यूरेशन भी और एम्पलीट्यूड भी। लेकिन जो इंटरवल है और सेगमेंट है वो सिर्फ एक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो इनका सिर्फ हमें इंटरवल याद करना है। इतना समझ में आया? अब ये जो डायग्राम है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन कब, जब आपको ये वेव बनानी आ जाएगी। हर चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है, हम इसको बिल्कुल स्टेप से पढ़ते हैं, स्टेप से करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे, जिससे आपको ये है ना, ये पूरा डायग्राम आप खुद बना पाओगे विद इन मिनट, ठीक है। एक सेकेंड मैं भी आपको बता देती हूँ हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, देखो अब हमें सबसे पहले एक हमें ना एक देखो पहली बात तो ये है कि ये जो डायग्राम था जो मैंने भी बताया वो कोई स्टैंडर्डाइज डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये समझाने के लिए, क्योंकि जो ईसीजी होता है उसमें तो इतना छोटा होता है कि वो समझाया नहीं जा सकता, तो ये हमें इतना बड़ा बनाना होता है ताकि समझाया जा सके, ठीक है। लेकिन क्या है, ये डायग्राम सही भी है, क्यों? क्योंकि हमने कंपेरेटिवली चीज़ें सही बनाई थी। लाइक कैसे, देखो अब एक बात याद रखना, जब भी तुम ईसीजी का डायग्राम बना रहे हो, चाहे रफली भी अगर आप बना रहे हो, तो उसको भी थोड़ा सही बनाना। कैसे सही बनाना? क्योंकि आपके दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए। अब तुम अगर पी वेव को, हमें क्या पता है जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो क्या होगी, ये हमारी पी वेव है। जो पी वेव है हम उसको ज़्यादा हाइट पे नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हाइट देंगे उसको पी वेव को, ठीक है, और थोड़ा सा ड्यूरेशन देंगे। ये बना दी। अब मुझे बताओ क्यू वेव हमें पता है कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। और इतना आइडिया हमें भी होना चाहिए जब हम बेशक फ्लो में डायग्राम बना रहे हो कि क्यू वेव जो होगी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, थोड़ी सी नीचे जाएगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन थोड़ी ही होगी उसकी। लेकिन इस, और हमें ये भी पता होना चाहिए जब हम आर वेव बना रहे हैं तो वो छोटी नहीं जाएगी, वो पूरी पीक पर जाएगी, ठीक है। और जो एस वेव होगी, मैंने क्या कहा, पी वेव ऐसे बनेगी, थोड़ी सी अराउंड एक बॉक्स जितनी उसकी हाइट जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी ड्यूरेशन। देन क्या आएगी, ए बी कंडक्शन से क्या बनी, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बनी, ठीक है। फिर मैंने कहा था क्यू वेव जो बनेगी थोड़ी हाइट पे बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है। आर होगी काफ़ी पीक पर जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका वेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेक्टर था। फिर जो, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, एस वेव है ना, क्यू से ज़्यादा नीचे जाती है, क्या होती है, क्यू से ज़्यादा नीचे जाती है, बट आर से कम नीचे जाती है। मतलब आर जितनी हाइट तो एस वेव की होगी नहीं, बट वो क्यू वेव से थोड़ी ज़्यादा उसमें होगी। इतना समझ में है? यानी जल्दी जल्दी भी बनाओ तो भी सही डायग्राम बनाना है, ठीक है। पी वेव क्यू थोड़ी नीचे गई, आर ज़्यादा ऊपर गई, और जो एस है वो थोड़ी आर से ज़्यादा नीचे जा रही है, ठीक है। फिर ये वाला टाइम वो आया जब पूरा का पूरा हर्ट क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गई, फिर हमारी रिपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, क्या, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अब मेरी बात हो, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए जो टी वेव बनेगी ना
वो जो पी वेव है उससे ज़्यादा उसका क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा और ड्यूरेशन भी ऐसे, ठीक है। तो पहली बात आपको ये बनाना आना चाहिए। अगर आप फ्लो में भी बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे बनना चाहिए कि ऐसे ये लाइक दैट, ठीक है, ऐसे बनाना आना चाहिए। क्योंकि जो मैं बता रही हूँ ना, इससे आपको बॉक्सेस याद होंगे कि कितना, कौन सी ड्यूरेशन, कितना टाइम। ये चीज़ समझ में आई अभी आपको? कभी भी डायग्राम फ्लो में भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे कि पी वेव की ज़्यादा हाइट नहीं देनी है हमें, ठीक है। और जो क्यू वेव होगी, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में जो क्यू वेव होगी वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, थोड़ी सी नीचे जाएगी। आर वेव बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, एस वेव इससे कम और इससे ज़्यादा, ठीक है। क्यू से थोड़ी ज़्यादा और आर से बहुत कम रहेगी, ठीक है। और टी वेव की पी वेव से ज़्यादा हाइट पर होगी, ठीक है, तो हाइट भी ज़्यादा होगी और ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी, थोड़ी इससे बड़ी बनेगी। तो इतना समझ आया? तो अब हम आ जाते हैं अपने इसी उस पर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक छोटी सी जर्नी, जो हमें यहाँ से इस ईसीजी से लेकर यहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक है। हम इसी क्लास में ये पूरी ईसीजी के जो भी हैं वैल्यूज़ हैं, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड, हम याद करके जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लेन ईसीजी से। हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको पढ़ना। तो देखो भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो अब आपको बनाना आ जाना चाहिए। क्योंकि पहले इसकी कंडीशन ये होगी, जो मैं बता रही हूँ, जो मेथड बता रही हूँ याद करने का, उसकी सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको ये बनानी आनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया ना वैसे बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तभी हम इसको याद कर पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अब हम इसको। इसमें क्या होगा, देखो मैंने अभी हम स्टार्ट करें एम्पलीट्यूड से। जिन भी वेव्स की एम्पलीट्यूड बनेगी, देखो पी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स है उसका एम्पलीट्यूड है, और टी वेव का भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो पहले जिनके एम्पलीट्यूड है हम उनको याद करें, ठीक है। देखो जो हमारी पी वेव है क्या है, अब आप इस डायग्राम को देखो और मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा हाइट किस वेव की है। ऑब्वियसली आर वेव जो है, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स की जो आर वेव है उसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। उसके बाद आपको इस डायग्राम में क्या ज़्यादा हाइट में दिख रहा है, उसके बाद हमने दिख रहा है भाई इन दोनों में से तो ये ज़्यादा है। पहले तो आर वेव सबसे बड़ी थी, पहले कौन सी वेव बड़ी है, सबसे पहले बड़ी है आर वेव, ठीक है, आर वेव बड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी वेव बड़ी है, एस वेव बड़ी है, क्या है उसके बाद, एस वेव बड़ी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वाइज कह रही हूँ, एम्पलीट्यूड ऊपर भी नीचे भी, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है। फिर उन दोनों में से देख के नहीं, फिर उसके बाद ये बच गई पी वेव, क्यू वेव और टी वेव। इनमें से बताओ, ऑब्वियसली इनमें से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने हमारी टी वेव क्या है, टी वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। फिर इन दोनों में से देखेंगे ना, ये दोनों नियरली सेम एम्पलीट्यूड के होते हैं। लेकिन अगर हमें अब जैसे हम सीरीज़ चला रहे हैं, हमें चलानी पड़ जाए, तो ये इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है ना, 1 से 2 बॉक्स में ये हो जाता है। इसके कंपैरिजन में ये अगर होगा ना तो ये ज़्यादा होगा। यानी क्या है, ये हमारा क्यू वेव, क्या है, क्यू वेव, और देन लास्ट में हमारा पी वेव, ठीक है। तो हाँ, यानी अब आपको ये चीज़ समझ में आई जो मैंने अभी आपको एक बताया, कि ये सिर्फ आपको डायग्राम बना के जो दिखाना मैंने वो बताया। ये जो डायग्राम से जो समझ में आ रहा है मैंने वो बताया कि आर वेव सबसे बड़ी दिख रही है मुझे, फिर मुझे एस वेव दिख रही है। अगर आपको ये वेव ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो मीन्स आपने डायग्राम बनाना अच्छे से सीखा नहीं है, ठीक है। वरना आपको दिखेगी एस वेव बड़ी, सबसे ज़्यादा आर वेव बड़ी, देन एस वेव की एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, देन टी, फिर इन दोनों में थोड़ा वो हो सकता है। लेकिन अगर हमें जब बताना हो कि कौन सा बड़ा है तो हम क्यू को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लार्ज साइज, थोड़ा सा ज़्यादा एम्पलीट्यूड, और पी वेव का कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्यू। तो आर ये समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं बॉक्सेस पर। हम ये आपको एक जनरल आइडिया बना रहे हैं, जनरल आइडिया, फिर बाद में आपको हर बार ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं समझा रही हूँ तो मुझे बिल्कुल आपको बेसिक से बता रही हूँ कि ऐसे बनानी आनी चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन जब आप इसको एक बार अभी क्लास लेने के बाद भी एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ये चीज़ें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपकी हर बार काम कम ही होगा, मैं बताऊँगी कैसे, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, ठीक है। आर वेव सबसे बड़ी है, एस वेव उससे छोटी है, टी वेव, देन क्यू वेव, और देन पी वेव, ठीक है। तो अब हम देखना कौन कितने बॉक्स ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखो जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी जो आर वेव है, वो कितने बॉक्स ऑक्यूपाई कर रही है, वो 10 बॉक्स लेती है। कितने बॉक्स, 10 बॉक्स। आर वेव कितने बॉक्स लेगी, 10 बॉक्स, ठीक है। और एक सेकेंड, बॉक्स के लिए अलग कलर हम, हाँ ग्रीन कलर, क्या ग्रीन कलर हम लेंगे। जो आर वेव है वो कितने बॉक्स ऑक्यूपाई करेगी, 10 बॉक्स, जो सबसे ज़्यादा है 10 बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था इससे कम क्या होता है, इससे छोटा क्या होगा,
एस वेव कितने बॉक्स कवर करेगी? 4 बॉक्स। कितने? 4 बॉक्स। एस वेव करेगी 4 बॉक्स ऑक्यूपाई इस वाइज, किसमें? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में 4 बॉक्स कवर करेगी एस वेव। सबसे ज़्यादा 10 बॉक्स कौन करेगी? आर वेव। टी वाला कितना करेगा? ये अगर 4 है तो ये 3, ये कितने हो जाएंगे? 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्स कौन? टी वेव। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ पहले बात में, पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा आर है तो ये कितने बॉक्स ले रहे हैं? 10 बॉक्स। ठीक है, फिर मैंने कहा एस बॉक्स सबसे बड़ा होता है। एस बॉक्स ने कितने लिए? एस वेव ने कितने लिए? 4 बॉक्स। देन टी वेव ने कितने लिए? 3 बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू। जो क्यू और पी है इनका याद करने के लिए, ये 1 से 2 बॉक्स और ये सिर्फ 1 बॉक्स। समझ रहे हैं मैंने क्यों कहा था? मैंने क्यू को थोड़ा, ये 2 बॉक्स तक जा सकता है लेकिन इसकी क्या रहती है? 1 बॉक्स ही हाइट रहती है। एम्पलीट्यूड में 1 बॉक्स को ही कवर करेगा, ये 1 से 2 बॉक्स कवर करता है, ये 4 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये 10 बॉक्स। सीधा क्या देखना है? सबसे मैक्सिमम 10 बॉक्स, सबसे ज़्यादा क्या होगा? 10 बॉक्स सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होगा? सीधा फिर याद रखना 4 बॉक्स आएंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। ये उसके बाद एस वेव 4 बॉक्स, 3 2 1। क्या देखना है? 10 4 3 2 1। इतना समझ में है? अब ये चीज़ें है ना, अब क्या 1-2 बार आप करोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा 10 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है एंड देन 1 से 2, और ये क्या होता है? 1 बॉक्स होता है। अब साथ के साथ अब आप कहोगे हम बॉक्स से तो याद कर लिया, अब साथ के साथ इनका टाइम, मतलब जो एम्पलीट्यूड है जो इसकी यूनिट होती है हम उसमें भी याद कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? मैंने कहा था जो पी वेव है वो कितना बॉक्स कवर कर रही है? 1 बॉक्स कवर कर रही है। पी वेव को क्या बताया था मैंने? सिंगल बॉक्स। पी वेव सिंगल बॉक्स कवर कर रही है। तो एक, मुझे ये बात बताओ, 1 बॉक्स की कितनी होती है एम्पलीट्यूड? 0.1 ही होती है। तो 1 की 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0.1 मिली वोल्ट। तो पी वेव की जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या आएगा? 0.1 मिली वोल्ट। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमें सिर्फ बॉक्स याद होंगे। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या बताया? सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होता है? आर वेव जो 10 बॉक्स होता है, फिर एस वेव जो 4 बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 to 2 बॉक्स। ये तुम डायग्राम में पहले ना, जब भी डायग्राम बनाओ पहले प्लेन डायग्राम बनाना, देन उसके बाद इनको डिनोट करना जो हमने पहले पता की है। ठीक है ना? और फिर ये तो तुम आराम से निकाल सकते हो। देखो क्यों है? 1 से 2 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स के लिए 0.1, तो 2 बॉक्स के लिए 0.2, तो 0.1 से 0.2 बॉक्स मिली वोल्ट। 10 बॉक्स, अगर 1 बॉक्स 0.1 का है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट। ऐसे ही 4, ऐसे ही 3। तो समझ में आया ना मैंने क्यों कहा ये हम स्किप कर सकते हैं हमें अगर बॉक्सेस याद हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं हमारे एम्पलीट्यूड। क्या हो गए? ये हमारे एम्पलीट्यूड हो चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या करेंगे? मैंने कहा था एम्पलीट्यूड के बाद हम इंटरवल्स उसकी बात करेंगे, ड्यूरेशन की। तो एम्पलीट्यूड सिर्फ इन्हीं के थे, पी के और एस और टी के। अब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो इंटरवल्स का भी होता है और वेव्स का भी होता है। किनका होता है? इंटरवल का भी होता है और वेव्स का भी होता है। तो हम बात करेंगे अभी वेव्स का। पहले हम वेव्स को कंप्लीट कर लेते हैं, वेव्स का एम्पलीट्यूड भी और वेव्स का ड्यूरेशन भी। तो हम दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए अब हमें क्या याद करने हैं? अब हमें पढ़ने हैं उनके ड्यूरेशंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ड्यूरेशन। वही डायग्राम बनाने का तरीका वही, पी वेव की ऐसे बनेगी, ठीक है ना? और जो ये है क्यू वेव थोड़ी छोटी जाएगी, ये पीक पे जाएगी, ठीक है? ये वही डायग्राम। अब देखो, हम एम्पलीट्यूड पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले क्या हैं? अब हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन। अब का हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? ड्यूरेशन। क्या होगा? ड्यूरेशन। ठीक है, हम ड्यूरेशन पढ़ने वाले हैं। अब देखो ड्यूरेशन किस किस का? मैंने कहा पी वेव का, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का और टी वेव का। वही पी, ये क्यू आर एस और टी। अब मुझे खुद देख कर बताओ सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन तुम्हें किसका लग रहा है? किसने सबसे ज़्यादा, मतलब इस डायरेक्शन में किसकी सबसे ज़्यादा है? वही टी वेव सबसे ज़्यादा लग रही है। क्या लग रही है? टी वेव का सबसे ज़्यादा है, लग नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या रही? मैंने कहा टी वेव की सबसे ज़्यादा होगी। वही फिर से बनाते हैं हम। मैंने कहा टी वेव की सबसे ज़्यादा है, ठीक है? टी वेव की सबसे ज़्यादा, और उसके बाद किसकी होगी? देखो ये दोनों पी और क्यूआरएस, भले ही क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे बोल्ड मार्कर से यूज़ करने पड़ रहे हैं तो मैं इनको इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना,
इसमें ये आर पीक पे जुड़ जाते हैं, लेकिन पी और जो क्यूआरएस है ना कॉम्प्लेक्स, ये सेम अराउंड सेम ड्यूरेशन पे ही इनकी वो रहती है, यानी एक्स एक्सिस पर इतना ही सेम इसका वैल्यू रहेगी उतनी इसकी, तो हमें याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम सीधा इनको याद ही कर लेते हैं। मैंने कहा टी सबसे ज़्यादा होगा, क्या होगा, टी सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा अपना पी एंड क्यूआरएस, दोनों ही लगा लो मैं, पी वेव भी और क्यूआरएस भी, क्योंकि अब मैं थोड़ा ज़्यादा एक छोटा छोटा माइनर भी डिफरेंस बताऊँगा तो वो ज़्यादा लर्निंग में थोड़ा अराउंड भी चीज़ें याद करनी चाहिए कि सीधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चले जाएंगे ना तो चीज़ों को याद करने में भी दिक्कत होगी। मैं बोल रही हूँ ना कि सिर्फ ड्यूरेशन याद करनी है, अब हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है तो कुछ चीज़ों को तो थोड़ा वैसे भी याद करना पड़ेगा। तो टी वेव है वो इन दोनों के, ये दोनों सेम ड्यूरेशन पे है, पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो टी वेव है इसका डबल है, कैसे देखो, ये तो जो टी वेव है वो तो ले रही है 5 बॉक्सेस, कितने ले रही है, कवर कर रही है 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्स ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस पर, और पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने कर रहे हैं, 2.5 बॉक्स, ये भी कितना अराउंड 2.5 बॉक्स ये क्या कर रहा है, इसकी रेंज होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की 2 से 2.5 बॉक्स में जा सकता है, नहीं कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी अराउंड में हम क्या मान लेंगे 2.5 एंड 2.5, ठीक है, याद भी ईजी रहेगा। ये 5 बॉक्स यानी इन दोनों का डबल टाइम टी वेव ले रही है, समझ में। ये हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देख के याद किए, हमने कुछ अलग से भी हमने मेहनत ही नहीं की, क्योंकि हमने क्या बताया, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, टी वेव की ड्यूरेशन ज़्यादा दिख रही है इन दोनों के कंपैरिजन, और ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, वो समझ में आया। ये अब हमने पढ़ ली, जो भी वेव्स थी उनकी ड्यूरेशन भी पढ़ ली हमने और एम्पलीट्यूड भी पढ़ लिया। अब इनको टाइम में भी देख लेते हैं, सेकंड्स में, जो इनका, क्योंकि अब ये क्या आएंगे, सेकंड्स में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे हैं ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या थी, ड्यूरेशन थी। अब मैंने कहा पी वेव की कितनी है, 2.5 बॉक्स है, क्या है पी वेव 2.5 बॉक्स है, तो कितना होगा, एक बॉक्स अगर 0.04 का है तो 2 बॉक्स 0.08, और उसमें हाफ बॉक्स यानी 0.02 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 सेकेंड, खुद कैलकुलेशन करके देखना, अदरवाइज यही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में 2.5 यानी ये भी कितना हो जाएगा, 2 से 2.5 बॉक्स वही 0.10, ठीक है, सेम याद करो, 0.1 सेकेंड ही पी वेव की ड्यूरेशन होती है और 0.1 सेकेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन होती है। फिर मैंने 5 बॉक्स बताए थे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5 बॉक्स की मल्टीप्लाई कर देना, 5 की मल्टीप्लाई कर देना 0.04 से, तो कितना आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो, और ये तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे, सिर्फ किससे, कि तुम्हें ये पता हो डायग्राम को बनाते कैसे हैं। अब समझ में आया। अब हमारे हो गए सभी वेव्स के ड्यूरेशन भी, और क्या हो चुके हैं, ड्यूरेशन प्लस उनकी वेव्स एम्पलीट्यूड दोनों हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ अब हमारे क्या बचे हैं, हमारे बचे हैं सेगमेंट की ड्यूरेशन। तो मैंने कहा था ना, वो जो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम था हम उसको इतनी ईजिली याद कर लेंगे, तो हम करके दिखाएंगे, सिर्फ उसका एक माइनर पोर्शन बचता है इंटरवल का, तो हम इंटरवल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है, मैंने बताया कि हम इंटरवल और सेगमेंट देखने वाले हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन होती है, तो वो देख लेते हैं। 3 आएंगे, पी आर, एक पी आर इंटरवल है, एक क्यूटी इंटरवल है, और एक होगा एस टी सेगमेंट। अब पी आर इंटरवल में क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, अब की बार थोड़ा ताकि तुम्हें ईजी रहे, मैंने कहा ऑनसेट ऑफ पी वेव से लेकर ऑनसेट ऑफ क्यू वेव तक क्या होगा, आपका पी आर इंटरवल होगा। क्यूटी इंटरवल क्या होगा, ऑनसेट ऑफ क्यू वेव जहाँ से स्टार्ट होती है से कहाँ तक, जहाँ पर टी वेव एंड होती है, ऑनसेट जहाँ स्टार्ट होता है, यहाँ भी पी आर इंटरवल में जहाँ पी स्टार्ट होती है से लेकर जहाँ क्यू स्टार्ट होती है वहाँ तक पी आर इंटरवल होता है। एस टी सेगमेंट कैसे बनता है, जहाँ एंड, जहाँ एस वेव खत्म होगी से कहाँ तक, जहाँ टी वेव शुरू होती है वहाँ तक के उसको क्या बोलते हैं, एस टी सेगमेंट बोलते हैं। अब इनके ड्यूरेशन हम याद करेंगे। पहली बात देखो, इसमें तुम्हें जो देख के पता चलेगा वो सबसे पहले क्या होगा, देखो क्यूटी सबसे बड़ा क्या होगा आपका, सबसे बड़ा होगा हमारा, देखो तुम्हें खुद ही डायग्राम से पता चल गया होगा, चाहे इसको कैसे, सबसे बड़ा क्या होगा, क्यूटी इंटरवल होगा, क्या होगा, क्यूटी इंटरवल हमारा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, उसके बाद आएगा हमारा पी आर इंटरवल। क्यों, देखो पी आर इंटरवल, देखो वैसे तो ये तो छोटा है लेकिन पी वेव के ऐड होने की वजह से पी आर इंटरवल बड़ा हो गया, तुम खुद ही देख लो, ये देन ये और फिर ये, तो क्यूटी इंटरवल के बाद कौन बड़ा होगा, के बाद ये तो सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, उसके बाद जो बड़ा होगा वो होगा पी आर इंटरवल, और एस टी सेगमेंट सबसे छोटा होगा, क्योंकि एस टी में सिर्फ और सिर्फ आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ले रहे हैं हम, लेकिन पी में जो पी आर इंटरवल है उसमें तो हम वो ए वी कंडक्शन वाला टाइम भी ऐड हो रहा है, प्लस में पी क्या है, पी जो एट्रियल डिपोलराइजेशन दोनों का टाइम, इसमें दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसलिए बड़ा हो गया। और क्यूटी में तो क्यूरस कॉम्प्लेक्स भी ऐड हो गया है, आइसो इलेक्ट्रिक टाइम भी ऐड हो गया है, और अपनी टी वेव जिसकी सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन 5, जो 5 बॉक्स कवर कर रही है वो भी, तो ये हो गया। तो मेरे दिमाग में आइडिया आ चुका है क्या, कि सबसे, अगर मैं बड़े होने की बात करूँ तो सबसे बड़ा क्या होगा, क्यूटी इंटरवल सबसे बड़ा होगा, देन उसके बाद पी आर इंटरवल होगा,
ठीक है। देन उसके बाद ST सेगमेंट होगा। इतना आइडिया लग गया, पहली बात ये आइडिया लग गया। अब ये आइडिया लगते हैं, चलो बॉक्स की बात करते हैं। तो QT इंटरवल होगा जो वो बॉक्स कवर करेगा। अब हमें याद करना है ये बॉक्स नियर अबाउट जो हमने R इंटरवल की करी थी ना, वैसे होगा 10 से 10.5 बॉक्स ये कवर करता है इस उसमें एक्स एक्सिस में। कितने? 10 से 10.5 बॉक्स ड्यूरेशन वाइज, टाइम ड्यूरेशन के वाइज, मतलब एक्स एक्सिस पे 10 से 10.5 बॉक्स कौन कवर करेगा? QT इंटरवल कवर करेगा। फिर मैंने कहा PR इंटरवल होता है इसे, वो कितना करता है? 4.5 बॉक्स, ठीक है। और ये कितना करेगा? ST सेगमेंट ये सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्स कवर करेगा, ठीक है। ये याद करना है, ये हमारा लास्ट चीज़ थी जो हमें याद करनी थी। सबसे बड़ा QT इंटरवल जो 10 से 10.5 बॉक्स, ये 4.5 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वो है अलग सा रैंडम, उनमें थोड़ा एक कॉमन होता कि हम याद कर रहे थे, जैसे ये था मैंने बताया था, लेकिन मैं यहाँ नहीं, अब ओवरऑल बताऊंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया। QT इंटरवल सबसे ज़्यादा कितना? 10 से 10.5, क्योंकि 10 अपने उसमें सबसे मैक्सिमम आया था जब हमने R वेव पढ़ी थी, तो ये तो उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। QT 10 से 10.5 बॉक्स किसके आएंगे? QT इंटरवल के। और क्योंकि इनमें ऐड हो रही है, वो सिंगल एक वेव थी, ये तो वेव्स का भी एडिशन और जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है उनका भी जुड़ के बन रही है, ठीक है। तो 10 से 10.5 बॉक्स ये, देन 4.5 और ये 2 बॉक्स। इतना समझ आया, ठीक है। तो मैंने कहा था अब ये हम ओवरऑल कर चुके हैं। अब इनका एक सेकेंड टाइम भी देख लेते हैं कि हमने ड्यूरेशन में जो इंटरवल है सेगमेंट है उनका क्या है। ऐसे सेगमेंट जो 2 बॉक्स कवर कर रही है तो कितना होगा? 0.04। अगर एक बॉक्स का होता है टाइम ड्यूरेशन तो 2 बॉक्स का क्या हो जाएगा? 0.08। ऐसे ही PR इंटरवल 4 का क्या हो जाएगा? 0.18 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 बॉक्स हैं, ठीक है। 2 बॉक्स का अगर 0.08 है तो उसमें 0.18 हो जाएगा, ठीक है। और QT इंटरवल क्या है? 10 से 10.5 बॉक्स, ठीक है। इनमें 0.0 अगर एक 0.04 है तो 10 से मल्टीप्लाई तो 0.4, और फिर उसमें हाफ और ऐड कर दिया तो 0.42। तो ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? ये याद करने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ ये याद करो। 2 बॉक्स, सबसे छोटा 2 बॉक्स, फिर 4.5 बॉक्स, 4.5, एंड ये 10 to 10.5 बॉक्स QT इंटरवल हमारा कवर करेगा। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हमारा गोल था कि हम प्लेन ECG से हमें कौन सी ECG पर आना है, हमें ये सीखना है। तो अब खुद आप बताओगे, ठीक है, हमने क्या ये सच में हमने सीख लिए हैं? देखो मैंने आपको बताया था कि हमने P वेव की ड्यूरेशन पता कर ली है क्या। पहले हम इस डायग्राम को कभी भी बनाएंगे, तरीका वही याद रखना। ये तो तुम्हें अब ओवरऑल दिख रहा है, लेकिन जब तुम बनाओगे सबसे पहले क्या बनाने हैं? पहले तुम्हें बनाने हैं एम्पलीट्यूड बनाने हैं। P वेव कितना उस पर जाता है? सबसे पहले मैंने बताया था सबसे बड़ा होता है R वेव 10 बॉक्स, फिर उसके बाद मैंने कहा था S वेव होती है जो कितने बॉक्स बनाती है? 4 बॉक्स, ठीक है। एम्पलीट्यूड में फिर उसके बाद ये वाला बड़ा था 3 बॉक्स जिसने था 10, 4, 3, 1 to 2 किसके लिए बोला था मैंने? 1 to 2 बॉक्स मैंने बोला था Q वेव के लिए, और फिर मैंने एम्पलीट्यूड इस P वेव के लिए क्या बोला था? 1 बॉक्स। तो क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा था हम करेंगे ड्यूरेशन किन की? सिर्फ इन वेव्स की। तो मैंने ड्यूरेशन के लिए मैंने बोला था सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है? T वेव है जिसके 5 बॉक्स होंगे, और ये 2.5 बॉक्स जो क्या बोलते हैं Q वेव है, मतलब QRS कॉम्प्लेक्स है, इसका 2 से 2.5 मतलब 2.5 बॉक्स याद रख लो, 2.5 बॉक्स से 2.5 बॉक्स, और इसका भी ड्यूरेशन कितना जाएगा? 2.5 बॉक्स। क्लियर है, ये हो गया ड्यूरेशन कंप्लीट। अब आ जाओ इंटरवल। इंटरवल मैंने बताया हमारे पास 3 होंगे, PR इंटरवल, ST सेगमेंट और QT इंटरवल, ठीक है। QT इंटरवल सबसे ज़्यादा जिसका ड्यूरेशन 10 से 10.5 बॉक्स होगी। फिर मैंने कहा था PR इंटरवल जिसकी 4.5, इसकी कितनी होगी? 2 बॉक्स होगी। ये थोड़ा याद करने का है, 2, 4.5 एंड 10। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट ECG जिसके हमने ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड हमने कवर कर लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इन एंड ऑफ द क्लास आपको एक कंप्लीट वो दिखाऊंगी जिसमें आपको पूरा का पूरा, अगर आपको ये पोर्शन, अगर आपको ये बॉक्सेस वाला सिस्टम मतलब अगर आपको लगता है कि आप इजीली याद कर सकते हैं उनको ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, और आप इस पोर्शन को स्किप करना चाहते हैं तो आप यू कैन डू इट, क्योंकि मैंने आप सभी उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक वो बनाए हैं जिसमें क्या होगा, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी टेबल है जिसमें आपको सभी चीज़ें दी हैं। देखो ये पूरी की पूरी क्लास का समराइजेशन है, ठीक है, पूरी क्लास समराइज है जिसमें ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गोली आप जरा सा साइड हो जाइए ये देखिए। तो मैंने बताया कि P वेव, देखो P वेव है, कारण क्या है P वेव बनने का? एट्रियल डीपोलराइजेशन से बनती है। इसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक है। क्यूरस कॉम्प्लेक्स ऑनसेट ऑफ क्या था, किससे बनती है? ऑनसेट ऑफ, यही मैंने जो बताए थे ऑनसेट वो होंगे, ठीक है।
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एट्रियल रीपोलराइजेशन। जो देखो हमने एट्रियल डीपोलराइजेशन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन रीपोलराइजेशन किसके अंदर वो हो जाता है, क्यूरियस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आ जाता है वो वाला टाइम, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग से नहीं मेंशन करते हैं। तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एट्रियल रीपोलराइजेशन, इसकी ड्यूरेशन एंड इसके एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए, मैं बता देती हूँ साथ ही साथ। टी वेव वही वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से बनती है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन जस्ट क्या है, ये एक उसमें है, पूरा का पूरा एक ये टेबल है जिसमें हमने इसको लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ इनके एम्पलीट्यूड है, यहाँ इनकी ड्यूरेशन है, ये कोज है इनके, ये कहाँ से कहाँ तक है, और ये वेव और सेगमेंट ये हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड कमेंट। आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। प्लीज़ क्लास के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक अलग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सेफ रहें।